चलिए, तो आज आपके शो की शुरुआत होने वाली है आपके सवाल जवाब के साथ, और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और साथ ही पंकज मटपाल जो कि एमडी हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में, और दर्शकों को भी जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक जिनका सवाल हम लेंगे वो है समीम। क्या समीम हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? समीम, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, तो समीम से हम बातचीत करना चाहते हैं और हम उनसे फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे भी, लेकिन उनका सवाल जो हमारे पास है, मेरे ख्याल से मोहित का सवाल हम लेंगे, और मोहित हमारे साथ फ़ोन लाइन पर रेडी भी हैं। मोहित नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मोहित, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मोहित, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मोहित, चलिए, मोहित को भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। बहरहाल एक एक करके तमाम दर्शकों को हम एक बार फिर से कॉल करने की कोशिश करेंगे जिनका हमने अभी नाम लिया, समीम और मोहित को, लेकिन उनका सवाल हम यहाँ पर लिए लेते हैं। विश्वजीत जी, आपके पास मेरे ख्याल से इनका सवाल है, और दिल्ली के हैं ये। इन्होंने जनवरी इसी साल से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी की है। क्वांट का स्मॉल कैप है, 8,000 रुपये उसमें डाल रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप में 10,000 रुपये हर महीना। HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटी में इनका निवेश है। HDFC के ही डिफेंस फंड में पैसे डाल रखे हैं। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी इनके पास है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का PSU फंड लिया हुआ है, और आदित्य बिरला PSU, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनके पास है। ICICI ब्लू चिप भी इनके पास है। क्वांट मिड कैप, टारगेट इनका 1 CR है 10 से 12 साल में, और अपने फंड मिक्स को लेकर ये गाइडेंस चाहते हैं। फ़ोन लाइन पे अगर मोहित जुड़ जाएं तो उनसे बातचीत ज़रूर करेंगे और थोड़ी सी और क्लैरिटी हम लेंगे। और चलिए, 1 CR के लिए जो ये फ़ंड इकट्ठा करना चाहते हैं, इसमें बहुत रेपुटेशन भी है और बहुत जोखिम भी है। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी हैं। 10 से 12 साल में 1 करोड़ चाहते तो हैं, लेकिन वो किस उद्देश्य से है उसको लेके थोड़ी सी क्लैरिटी हम इनसे ज़रूर लेंगे। आई थिंक विश्वजीत जी आपके पास है इनका सवाल। जी बिल्कुल, नमस्कार कविता जी, नमस्कार पंकज जी। तो कविता जी, ये जो सवाल है, बिल्कुल देखिए, आजकल टिपिकल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लास्ट 2 साल की रिटर्न्स जिन्होंने देखी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रिटर्न्स आई है, या फिर थीमेटिक फंड्स में एक अच्छी रिटर्न्स आई है, तो बस उसी को देख के एक पोर्टफोलियो बनाया गया है। और इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन के तहत देखें तो कोई लार्ज कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी रिस्की बन जाता है। तो मेरी सबसे पहले सलाह ये होगी कि मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो इनका 55% से ज्यादा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है। तो ये एक तरीके से बहुत ही डेंजरस जोन में हो जाते हैं, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी आती है, जैसे देख भी रहे हैं हम कुछ दिनों से मार्केट में, तो काफी फर्क पड़ सकता है इनके पोर्टफोलियो में, अगर ये रिस्क को लेके इन्होंने चिंता नहीं करी है। तो मेरा सबसे पहले सलाह इनको यही रहेगी कि जो क्वांट स्मॉल कैप में 8,000 रुपए हैं, क्योंकि इनके पास निपॉन स्मॉल कैप भी है, तो ये उसको लार्ज कैप में स्विच कर लें, ताकि एक लार्ज कैप का जो एक्सपोजर कमी है वो भी पूरी हो जाए। इसके अलावा उनके पास 3 थीमेटिक फंड्स हैं, 2 और PSU फंड्स भी हैं, तो उन फंड्स को भी ये कम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में 15 से 20% से ज्यादा थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स नहीं होने चाहिए। इससे बेहतर है कि वो किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में ही निवेश करें, और इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है, तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इसको भी थोड़ा स्विच करके लार्ज कैप, या फिर किसी, जैसे इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है, तो उसमें स्विच कर ले, थोड़ा सा रिस्क जो है कम हो जाए। और जो 32,500 की ये SIP कर रहे हैं, ये 12 वर्ष में 12% का अगर हम CAGR लेके चलते हैं तो 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो वहां पे तो गणित तो ठीक है, बट रिस्क के हिसाब से थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर और इंक्रीज करें तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है, जो मोहित को सलाह दी जा रही है। और PSU फंड्स को लेकर आपने कहा है कि ये स्विच कर सकते हैं। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर देखें यहाँ पर, क्योंकि ये थीमेटिक भी हैं, एक आधा इस तरह का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें तो क्या बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा क्या विश्वजीत जी? बिल्कुल नहीं कविता जी, देखिए, हम तो बोला ही है कि 15% 20% तक अगर आपका जो टेक्निकल पोर्टफोलियो है, वहां पे 15-20% का एक्सपोजर आप रख सकते हैं एनुअली भी किसी नहीं भी कर पाए। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में। और 1-2 फंड से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा थीमेटिक, क्योंकि आजकल कविता जी आप देखें तो पिछले महीने के आंकड़े कहते हैं कि 50% से ज्यादा पैसा सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स में जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि एक स्टोरी है, एक थीम है,
आने वाले समय में अच्छा चलेगी, तो हर थीम में इन्वेस्ट कर दें वो गलत है। आप जिस थीम को समझते हैं और मैक्सिमम एक्सपोजर है 15-20% ही होना चाहिए, अदरवाइज इस वॉलेटिलिटी में सबसे ज्यादा थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रखें, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपोजर जो सेक्टर्स या थीम्स आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी रहेंगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या रिन्यूएबल एनर्जीज है, ऐसी थीम्स में आप निवेश कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। तो यहाँ पर मोहित के लिए ये जवाब आ रहा है। क्या कोई दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं और उनका सवाल ले सकते हैं? चलिए, तो यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच हम समीम का सवाल लेंगे और पंकज जी आपके पास आती हूँ मैं, शायद आपके पास होगा इनका सवाल। इन्होंने अपने फ़ंड्स के नाम डाल रखे हैं और बहुत सारे फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। 6 मंथ से एसआईपी कर रहे हैं, 6 महीनों से कर रहे हैं। निपॉन, एक्सिस, टाटा का तो स्मॉल कैप है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है इनके पास, निपॉन का लार्ज कैप, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप है और डीएसपी निफ्टी 50, एचडीएफसी बैलेंस और साथ ही इनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। 60,000 रुपये सालाना और ये जो है टॉपअप कर सकते हैं। 1.5 करोड़ चाहिए 15 से 18 साल के लिए और पोर्टफोलियो की वैल्यू ये शायद अपनी 90,000 के आसपास फ़िलहाल बता रहे हैं। कोशिश है समीम से बात करने की, क्योंकि इन्होंने पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स एक तो डाल रखे हैं, तो खुद अगर इसको मैनेज करते हैं तो उसका नुस्खा क्या है ताकि बाकी दर्शक भी जान पाए, जानना होगा। तो किन फंड से निकले सबसे पहले पंकज जी, और क्या वजह होगी निकलने की, बताइएगा। देखिए कविता जी, ऐसा है कि एक तो ये होता है कई बार कि फंड अच्छे नहीं हैं, दूसरी बात ये होती है कि वो सुटेबल नहीं है या फिर आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बहुत बढ़ गया है, एलोकेशन ठीक नहीं है, तो इस हिसाब से आपको कुछ बदलाव का सजेशन दिया जाता है। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर 12,500 रुपए की एसआईपी हो रही है और 10 फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत ज्यादा फंड्स हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप में 3 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं, 1,000 रुपए के 3 स्कीम्स हैं इनके पास में, और तीनों स्कीम अगर ऐसा भी होता है कि एक का पोर्टफोलियो बहुत फोकस होता और दूसरा डाइवर्सिफाइड होता, तो ऐसी कोई वजह होती तो भी आप रख सकते हैं, स्ट्रेटेजी अलग है। बट यहां पर 3 स्कीम है और काफी ज्यादा वहां पर ओवरलैपिंग है। तो मेरा सुझाव यह है कि जो 3 स्मॉल कैप फंड हैं उसमें से सिर्फ आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में रहें, बाकी 2 की एसआईपी बंद कर दें और जो उसका अमाउंट है दोनों एसआईपी का उसको भी यहां पर डाइवर्ट कर दें, तो ये एक अच्छा सुझाव होगा, स्कीम कम हो जाएंगी। साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, उसमें भी एसआईपी बंद की जा सकती है और उसका जो अमाउंट है उससे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो इनके पास ऑलरेडी है उसमें डाइवर्ट कर दें, तो लार्ज कैप रहेगा लेकिन स्कीम एक और कम हो जाएगी। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी इनके पोर्टफोलियो में है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाएं क्योंकि मिड कैप में एलोकेशन कम है। तो ये सुझाव है, इससे पोर्टफोलियो भी थोड़ा एलोकेशन अच्छा होगा और स्कीम कम हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जितना निवेश कर रहे हैं हर महीना उसके हिसाब से यदि कैलकुलेट करूं 12% पे, तो 18 साल में इनके करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो अगर टारगेट 1.5 करोड़ का है और साथ में कह रहे हैं कि 60,000 का टॉपअप भी कर रहे हैं प्लस 90,000 के आसपास इकट्ठा हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि यह टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि 18 ईयर्स में 1.5 करोड़ रुपया काफी नहीं होगा शायद, तो जितना और अधिक हो सके उतनी एसआईपी को बढ़ाते रहें, ये मेरा सुझाव है। ऑनलाइन पर नहीं है वरना और इनसे बातचीत हो सकती थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से मलकीत सिंह का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। ऑलराइट, तो मलकीत भी अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। विश्वजीत जी, आपके पास इनका सवाल है। इनको 15 साल के लिए निवेश करना है और यूटीआई निफ्टी 500, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप और निपॉन इंडिया इंफ्रा एनर्जी फंड इनके पास है पोर्टफोलियो में। और इन्होंने लमसम निवेश कर रखा है मल्टी कैप में और इंफ्रा एनर्जी फंड में 25 हज़ार रुपये का लमसम निवेश है। और उसके अलावा जो एसआईपी चल रही है वो यूटीआई निफ्टी 500 में चल रही है, क्वांट फ्लेक्सी कैप में चल रही है और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में चल रही है। 2,000 और 1,000 रुपये की, 4,000 रुपये की ये 4,000 रुपये की इनके पास जो है फिलहाल एसआईपी चल रही है। मलकीत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। मलकीत जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ मैडम।
धन्यवाद सर, अपना सवाल आपने हमें भेजा। तो 15 साल के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, जिन फंड्स में आपने लमसम किया हुआ है, क्या उन फंड्स में आपको SIP भी करनी है कि ऐसा लमसम करके छोड़ दिया है? नहीं, जिसमें लमसम मैडम उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अच्छा, सर कोई खास वजह आपने इंफ्रा एनर्जी फंड को अपने पोर्टफोलियो में डाला है? किसी ने आपको रेकमेंड किया था? हाँ, रिकमेंड किया था मैडम, लेकिन कुछ वो भी तो खास नहीं चल रहा। बिल्कुल, हाँ। तो अब ये बताइएगा मुझे कि 15 साल में कुछ खास कॉर्पस या कोई खास राशि जो आपको इकट्ठा करनी है जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैडम। चलिए ठीक है, तो कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है आपका, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? हाँ, चलिए, तो कोई वित्तीय लक्ष्य नहीं है फिलहाल। तो विश्वजीत जी, पहले मेरे ख्याल से निप्पॉन इंडिया इंफ्रा एंड एनर्जी फंड की हम बातचीत करना चाहते हैं, उसी पर बात कर लेते हैं। वैसे तो इस तरह का सेक्टर है जहां पर अगर आपका नज़रिया लंबा हो तो आप एक व्यू बनाकर रख सकते हैं। नियर टर्म परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस तरह की थीम्स जो हैं वो चलने की संभावना रहती है। लेकिन नियर टर्म निराशा जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करती है कि आप उस फंड में से निकल जाएं, जो कि शायद इनके साथ भी हो रहा है। अब बताइएगा, लमसम तो डाल दिया है इन्होंने, अब क्या करें इस फंड में? विश्वजीत जी, आपके पास होगा शायद मलकीत सिंह का सवाल। देखिए, मेरे ख्याल में लगता है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कविता जी ज्यादा है, बिकॉज निप्पॉन। आज मेरी आवाज आ रही है कविता जी आपको? जी, अब आ रही है। थोड़ा सा लैग है आपकी आवाज में, लेकिन बोलिए, आ रही है जी। कविता जी, जो एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ये फंड तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दोनों ही थीम्स जो हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो एनर्जी थीम है, वो उस पे गवर्नमेंट बहुत बुलिश है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी मलकीत जी कि अभी आप इसमें बने रहें, और किसी भी फंड में निकलने के लिए एकदम से लास्ट 2-3 महीने की परफॉर्मेंस देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो आपको कम से कम 2-3 क्वार्टर्स देने चाहिए ताकि आप उस फंड की परफॉर्मेंस को अच्छे से समझ सकें। ये एक थीमेटिक फंड है, ऑब्वियसली थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न्स देगा, तो आप इसमें निश्चित रूप से बने रह सकते हैं। बाकी जो आपने बाकी फंड्स में चुनाव किया हुआ वो भी अच्छे फंड्स हैं, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपने बनाया हुआ है। 4,000 रुपए आप निवेश कर रहे हैं, अगर 12% के CAGR से आप निवेश करते हैं 15 साल के लिए, तो ये करीब 20 लाख रुपए बन जाते हैं। तो मलकीत जी, मेरे हिसाब से क्योंकि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप अपनी SIP को और बढ़ाएं। कोशिश करें 10% का हर साल एनुअल इंक्रीमेंट करें अपने SIP में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 साल में करीब करीब ये 35 लाख बन जाते हैं, जो 20 लाख थे। तो ऐसा करेंगे तो एक अच्छी राशि जमा हो सकती है। आपने गोल तो अभी नहीं बताया है, और जो फंड्स आपने चुनाव किए हैं वो अच्छे हैं, आप उसमें बने रहें और समय समय पर इसको रिव्यू अवश्य करते हैं। मलकीत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सलाह सुन पाए हैं जो आपको विश्वजीत जी ने कही है? सुन ली मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सर। कोई सवाल आगे पूछना हो तो अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम एक काम करते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दर्शकों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, उनके जवाब दे ही रहे हैं लाइव, लेकिन साथ ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को लेकर दर्शकों के सवाल बहुत रहते हैं, क्योंकि आप निवेश तो कर लेते हैं लेकिन उस निवेश की जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आप उस निवेश के पैसे का असल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है? म्यूचुअल फंड में 15 साल से तो आपने पैसे डाल दिए, लेकिन 15 साल के बाद उन पैसों को जब निकालने की बारी आती है, तो अगर आपको वो हर महीना चाहिए हो, हर तिमाही, छमाही, या जब भी आपने उस पैसे को निकालने की प्लानिंग करनी है, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपके काम कैसे आ सकता है, इस पर हम ब्रेक से आने के बाद चर्चा करेंगे। ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा अभी, और YouTube पर देख रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसके लिए SWP सही है, इस मुद्दे पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पर आने के बाद हम SWP पर बात करेंगे और SWP किस तरह के निवेशकों के लिए सही होती है, क्या होती है, तमाम बारीकियां जो हैं आपको समझाते हैं। वैसे तो दर्शकों के सवालों के ज़रिए भी हम कोशिश हमेशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, लेकिन सवाल अधिकतर इसी मोड पर अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो चलिए पंकज मटपाल, विश्वजीत पराशर से समझते हैं कि SWP क्या होती है, कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो पंकज जी, जैसे हम किश्तों में निवेश करते हैं उसी तरह से आप किश्तों में अपने पैसों को, अपनी जमा पूंजी को, अपने कॉर्पस को जो आपने इतने साल निवेश करके इकट्ठा किया है उसे पा सकते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किस किस तरह के निवेश विकल्प पर लागू होता है और किस तरह से लागू होता है, ज़रा बताइएगा। देखिए कविता जी, जैसे आपने कहा कि जब आप SIP करते हैं तो किस्तों में निवेश करते हैं। अब जो पैसा आपके पास है आपको विड्रॉ करना है, आप एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर किस्तों में विड्रॉ कर सकते हैं। तो बात यह है कि किसको जरूरत है इसकी। अब अगर आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना है, स्पेशली हम बात करते हैं किसी रिटायर्ड पर्सन की, तो रिटायरमेंट के बाद क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम रुक जाती है और आपकी जरूरतें हैं, आपको जरूरत है पैसे की, तो या तो आपने पहले से इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या फिर हो सकता है कि आपके पास में पैसा आया है, आप उसे निवेश कर दें और उसमें से तय कर लें कि आपको कितना रुपए हर महीने विड्रॉ करने हैं और उस हिसाब से आप एक तारीख डिसाइड कर लें, तो आपके पैसे में से आपको विड्रॉ होकर पैसा मिल रहा है। अब यहां पर तो सही है कि जब आपको कैश फ्लो मैनेज करना है तब आप निवेश कर रहे हैं या निवेशित राशि में से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के वजह से देखा जा रहा है कि कुछ लोग जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ठीक है मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं अभी से स्टार्ट कर दूं। लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे हैं यंग एज में मान लीजिए, तो क्योंकि आपका पैसा है वो मान लीजिए बढ़ भी रहा है और आप उसे विड्रॉ करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होना है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैसा बढ़ेगा और आप विड्रॉ करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपने कहा था किसके लिए सही है, सिर्फ उनके लिए जिन्हें पैसे की जरूरत है, जिन्हें विड्रॉ करना है उन्हें ही विड्रॉ करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप आज ही 10 लाख रुपए निवेश करें और फिर उसमें से आप हर महीने विड्रॉ करते रहें जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो पहले ये देख लीजिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि किस तरह के फंड से, तो किसी भी ओपन एंडेड फंड से जिसमें कोई लॉक इन नहीं हो, वहां से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कैश फ्लो मैनेज करना है, तो यहां पर यह भी जरूरी है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ना निकले, उसका जो प्रॉफिट है उसे आप निकालते रहें। तो सुरक्षा की भी यहां पर जरूरत है। तो आप ऐसे फंड से करें जहां पर जोखिम बहुत ज्यादा ना हो। तो प्योर इक्विटी फंड से करने की बजाय यदि आप हाइब्रिड फंड से करेंगे, SWP जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, या आपका रिस्क थोड़ा कम लेना है तो आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड भी हैं। इस तरह के फंड से, और एक ही फंड से नहीं बल्कि आप अलग अलग तरह के फंड से करके और फिर आप वहां से SWP कर सकते हैं। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको जरूरत क्या है, किस लिए कर रहे हैं, कितना अमाउंट की जरूरत है और कितने लंबे समय तक आपका प्लान चलना चाहिए। प्लानिंग करने के बाद मुझे लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा कि पंकज जी आपको समझा रहे थे कि ये जो सुविधा है आप अलग अलग तरह के फंड्स के ज़रिए जो है ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जहां पर प्लानिंग का सबसे बड़ा फेज़ तो यही SWP के लिए कि आपको पैसे इकट्ठा करने हैं। तो विश्वजीत जी, सवाल आपके लिए ये है कि मान लीजिए किसी ने एक मुश्त रकम डाल दी है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्लियर करना होगा हमें कि ये केवल म्यूचुअल फंड पर ही SWP लागू होती है, किसी और तरह के निवेश विकल्प में क्या आप इसको कर सकते हैं, पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी के पास एक लमसम अमाउंट है, मान लीजिए 50 लाख रुपए उनको एक फंड में डाल के रख देने हैं और उसके बाद उनको SWP चाहिए, तो ऐसा क्या किया जा सकता है? तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको निवेशित रखा उसके बाद उन्होंने पैसे निकाले। क्या ऐसा किया जा सकता है? आपने पैसे निवेश किए हैं किसी फंड में और बाद में उसी फंड से आपने जो है पैसे निकालने शुरू कर दिया, आपने SWP का मैंडेट दे दिया, ऐसा हो सकता है क्या विश्वजीत जी? देखिए कविता जी, बिल्कुल, अगर हम 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और SWP स्टार्ट करते हैं तो हम अगले महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे सपोज, जैसे पंकज जी ने बताया कि हम किसी हाइब्रिड फंड में
निवेश करते हैं, जैसे कि कोई बैलेंस एडवांटेज फंड है या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, तो वहां पे इक्विटी का टैक्सेशन लगता है। तो कोशिश ये की जाती है कि अगर आपने SWP स्टार्ट करना है, तो अगर आप 1 साल बाद करते हैं तो आपको जो एग्जिट लोड लगता है इक्विटी में वो नहीं लगेगा। तो इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि 1 साल के बाद अगर आप शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको इमीडिएट करना है तो एग्जिट लोड लगेगा 1%, अदरवाइज स्टार्ट तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक सबसे बड़ा फायदा ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कब से आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है स्टार्ट, कितनी अमाउंट डिसाइड करनी है ये भी आप डिसाइड करेंगे, किस टाइम पीरियड में चाहिए आपको, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या एनुअली चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारा डिसीजन जो है इन्वेस्टर का है। और फिक्स, जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बैंक में FD कर दी 50 लाख की, तो ऑब्वियसली जब बैंक में FD करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद, और वो टैक्सेबल होता है जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है। अगर आप इक्विटी में SWP करते हैं तो आपका टैक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो मैं ये कहूंगा कि SWP और इक्विटी फंड्स में या फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जो हाइब्रिड फंड्स हैं उनमें अगर हम करते हैं तो आपको टैक्स का एफिशिएंसी मिल जाता है, जो बैंक FD में शायद ना मिले, क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट पे पूरा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन पे आप टैक्स देते हैं, तो काफी टैक्स आपका बच जाता है। अगला सवाल मेरा यहाँ पर है, क्योंकि ये है क्योंकि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी देखते हैं पंकज जी और डेट म्यूचुअल फंड्स भी देखते हैं, तो क्या हमने निवेश कर लिया इक्विटी फंड्स में और हमने SWP का मैंडेट दे दिया डेट फंड में, ऐसा हो सकता है? आपने बैलेंस एडवांटेज और बाकी तमाम कैटेगरीज की बात की है जो कि मिक्स कैटेगरीज रही हैं, लेकिन क्या इक्विटी में निवेश करने के बाद डेट में से आप SWP का मैंडेट दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपको अपना पूरा निवेश क्या किसी डेट फंड में डालना पड़ेगा? जरा समझाइएगा इसमें क्या पेचीदगियां इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल, ये पॉसिबल है कि आपने पहले निवेश किया है, पहले इक्विटी में जब आप अर्न कर रहे थे तो आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे थे और पोर्टफोलियो बन गया आपका इक्विटी का, और अब आपको डेट से करना है, तो बेशक आप इक्विटी से पूरे पैसों को डेट में स्विच करेंगे और फिर डेट में मैंडेट देंगे कि डेट फंड से आपको रेगुलर पैसा मिलता रहे। लेकिन कविता, मैं कहूंगा कि निवेशकों को ऐसा करने से बचना चाहिए। उसकी वजह एक तो यह है कि जब आप सोचते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न मिल सके, तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर लें, तो हाइब्रिड फंड बेटर रहेंगे, जहां पर इक्विटी भी है, डेट भी है, और टैक्सेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं। जो डेट का पोर्शन है वो भी, अगर आपका अग्रेसिव हाइब्रिड है या फिर आपका बैलेंस हाइब्रिड है, तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसके लिए मेरे हिसाब से प्योर डेट में करने के बजाय आपको हाइब्रिड फंड से करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, टैक्स के हिसाब से भी, और साथ जैसे मैंने कहा कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो रिटर्न्स आपको बेहतर एक्सपेक्ट करने चाहिए इसके लिए। बट आपने जैसा पूछा कि पॉसिबल है, तो बिल्कुल डेट से भी किया जा सकता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से मेरा अगला सवाल टैक्स पर ही था जो आपने कवर कर दिया है। तो SWP को लेकर अधिकतर समय लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग के वक्त इस फीचर का ज़्यादा इस्तेमाल लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने किसी लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहे हो विश्वजीत जी, तो इसको लागू किया जा सकता है। रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य के लिए ये काफ़ी काम का होता है, लेकिन ये उस तक सीमित नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट फीचर है, एक SIP की तरह ही SWP भी एक फीचर है जो आप अपने निवेश की जर्नी में कभी भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है और जिस बात का आपको ख्याल रखना होगा। बहरहाल मेरे ख्याल से दर्शकों से जुड़ना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज 2 दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पे ऑलरेडी जो है वो वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगले दर्शक जो हमारे साथ है चंद्र प्रकाश सिंह, ये फ़ोन लाइन पर हैं और मेरे ख्याल से ये इनका सवाल है पंकज जी के पास। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आ रही। चंद्र प्रकाश जी? जी सर, आवाज आ रही। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने काफ़ी हाँ, आपने काफ़ी लंबा होल्ड किया। दरअसल हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे। बताइएगा, आपका सवाल हमारे पास है और आपने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक ब्लू चिप, टाटा डिजिटल फंड है आपके पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है और 50 लाख चाहिए 15 साल के बाद। फंड में से किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, आपका यही सवाल है। सर, कहाँ से इकट्ठा किए आपने ये फंड? सलाह किससे ली है? सर, मैं तो ऐसे ही आपका न्यूज सुन के और इधर से बस ऐसे कलेक्ट किया हूँ इसको। अच्छा,
जी सर। ऑलराइट, तो दूसरों को जो रेकमेंड किया मेरे ख्याल से वही आपने भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया है। 50 लाख के साथ कोई खास आपका फाइनेंशियल गोल है जो आप पूरा करना चाहते हैं इस कॉर्पस के साथ? कोई खास वजह है? गोल तो सर बच्चों को शादी वादी के लिए है। वो तो वो 50 लाख के काफी होगा? हाँ जी, 3 बच्चे हैं सर। चलिए ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सीधा पंकज जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे अपना निवेश लक्ष्य पूरा करने के लिए निवेश की राशि को बढ़ाना पड़ेगा शायद। बताइएगा पंकज जी। बिल्कुल, देखिए चंद्रप्रकाश जी, आपके पास 4 स्कीम्स हैं और 5,500 के SIP कर रहे हैं। फंड सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको टाटा डिजिटल इंडिया फंड में SIP रोक देनी चाहिए। वजह यह कि आप 800 रुपए की SIP वहां पे कर रहे हैं और जिन फंड्स में आपने निवेश किया है उन फंड्स में भी IT का एक्सपोजर अच्छा खासा है। तो आपको अलग से एक छोटे अमाउंट का एक सेक्टरल फंड लेने की जरूरत नहीं है, उसे आप रोक दें और जो 800 रुपए की SIP आप कर रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया में, उसके बजाय आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उसमें अमाउंट को बढ़ा दें। उसमें ऑलरेडी SIP चल रही है, उसी में ऐड कर दें। दूसरी बात यह है कि जो गोल तय किया आपने 50 लाख का, उसके लिए एक सलाह है कि एक तो इसी वक्त पर आप 500 रुपए से कम SIP बढ़ा दें, यानी कि 5,500 रुपये महीना है, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दें और साथ ही हर साल 10% से स्टेप अप भी करें। तब ये जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। यदि 12% का CAGR यहां पर आपको मिलता है तो आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। और उसके अलावा जैसा आपने कहा कि बच्चों की शादी के लिए जरूरत है पैसों की, तो जितना हो सके और भी ऐड करते रहिए ताकि आप और भी बड़ी राशि इकट्ठा कर सकें। चंद्रप्रकाश जी, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ? जी सर जी। चलिए, तो करंट निवेश देखेंगे तो फिर आप लगभग 26 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे और आपको अपना निवेश जो है वो बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। कुछ और आपको पूछना है? नहीं सर, बस ठीक। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अगले दर्शक से जुड़ते हैं, विकास हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। या नमस्कार मैम, विकास बात कर रहा हूँ दिल्ली से। और मुझे एक्चुअली रिटायरमेंट के लिए मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है जनवरी इसी साल से। 9 अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा भी है डिटेल्स जिससे मैंने कर रहा है। तो मुझे इन नेक्स्ट 20 इयर्स मुझे करीब 2.5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो मुझे ये जानना था कि जो मैंने 9 अलग अलग फंड में किया है, तो ये सारे फंड सही है या मुझे किसी से निकलना है या कोई दूसरा फंड ऐड करना है? और मैंने लमसम भी कर रखा है अलग अलग फंड में, जैसे HDFC मिड कैप में, HDFC मल्टी कैप, मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसे मैंने लमसम भी कर रखा है। और मैं हर साल 500 रुपीज से स्टेप अप भी कर रहा हूँ SIP को। और टोटल 20,000 कितना है HDFC मिड कैप में आपका लमसम कितना है? क्योंकि मुझे मेरा एसेट TLSS में 40,000 का लमसम दिखाई दे रहा है। HDFC मिड कैप में कितना है? HDFC मिड कैप में करीब 1.5 लाख है। ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग में करीब 1.40 लाख। मल्टी कैप में 60,000 लमसम है। और क्वांट स्मॉल कैप में 25,000 लमसम है। तो आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू क्या है? बिकॉज आपने मुझे SIP की डिटेल्स दी हैं, आपने मुझे लमसम की डिटेल्स शायद नहीं दी हैं। तो लमसम और SIP को मिलाकर करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू बताएंगे कितनी है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू? वो मैम करंट अभी जो है मैंने इन्वेस्ट किया है करीब 5 लाख का। और अभी वो इन्वेस्ट किया है 5 लाख का और वो करीब 5.50 लाख के आसपास बन चुका है। चलिए, इन्वेस्टमेंट आपकी हो चुकी है 5 लाख की और 2.5 करोड़ चाहिए 20 साल में। 20,000 के लिए आपको 9 फंड की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है विश्वजीत जी? जी बिल्कुल कविता जी, 9 फंड्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम ओवर डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं, एक ही कैटेगरी में 2-3 फंड्स को ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमारे रिटर्न्स पे भी नुकसान हो सकता है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें 6-7 फंड्स काफी है और इन्होंने सेम कैटेगरीज में फंड्स को रिपीट किया हुआ है, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में।
तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि क्वांट मिड कैप से, उन्होंने पूछा भी था कि क्या मैं क्वांट मिड कैप से स्विच कर जाऊं, तो बिल्कुल आप क्वांट मिड कैप से स्विच कर जाएं। आप एक निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आपके पास है, आप उसमें ये अपनी एसआईपी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है आपके पास, उसके लिए भी आप स्विच कर सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, ताकि एक डिफरेंट स्टाइल हो जाए आपकी कैटेगरी में। जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपने लक्ष्य रखा है 2.5 करोड़ का, उसके लिए करीब करीब आपको 25,000 की एसआईपी की आवश्यकता है। तो अभी आप शायद उससे थोड़ा काफी कम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप इंक्रीज जरूर कर रहे हैं हर साल, थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। और क्योंकि आपने ये रिटायरमेंट के लिए गोल साधा है 2.5 करोड़ का, तो अगर आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू लेके समझे हैं तो 20 साल बाद करीब करीब आपको 6 करोड़ रुपया चाहिए होगा, अगर आज के प्रेजेंट वैल्यू में आपको 2.5 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया होगा, अगर नहीं किया तो उसको भी अवश्य करें, ताकि आप जब आपने जो गोल सेट किया है, क्योंकि 20 साल बाद जो आज 30,000 रुपए का खर्च है महीने का, वो 80,000 हो चुका होगा इन्फ्लेशन को अगर हम कंसिडर करें। तो जब भी गोल सेट करें, इन्फ्लेशन को जरूर अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंगली अपने एक डिफाइंड गोल रखें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। बाकी फंड्स अच्छे हैं, आप उसमें निवेशित रह सकते हैं। क्वांट मिड कैप से आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में स्विच कर सकते हैं। आपने एक और सवाल पूछा था एचडीएफसी मल्टी कैप का, तो वो भी अच्छा फंड है, लेकिन आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी है, लार्ज कैप मिड कैप, तो अभी नए फंड की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड एक बहुत अच्छा फंड है, बट आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफाइड है, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट विकास। आपको ये सलाह दी गई है विश्वजीत जी से। उम्निया मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। नमस्कार जी। हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना, और मैं अब तक क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रही थी हर महीना 2,000, लेकिन अब मैंने वहाँ से निकलकर मैं किसी और फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं जानना चाह रही थी कि मुझे किस में करना चाहिए। क्यों निकलना है आपको क्वांट स्मॉल कैप से, कोई खास वजह? मैम, अभी मैंने बीच में थोड़ा सा न्यूज़ में देखा था कि थोड़ा कुछ ऊपर नीचे चल रहा था उसमें, तो मैं कुछ अपना जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मैं गंवाना नहीं चाहती, तो इसलिए मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप चेंज कर लीजिए। यही मुझे आपसे पूछना है, मुझे निकलना भी चाहिए या नहीं। चलिए, एज अ फंड स्कीम्स से जुड़ी कोई भी इरेगुलरिटी या कोई भी अनियमितता या अनिश्चितता सामने नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसकी समझाइश पंकज जी आपको देंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि सुनी सुनाई सलाह आपने ना मानकर हम पर भरोसा दिखाया और हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए सलाह लेना ज़रूरी समझा, तो उस बात की मैं तारीफ़ देती हूँ और आपको धन्यवाद भी करती हूँ। पंकज जी, स्कीम तो बढ़िया है और फ़िलहाल रिटर्न्स भी मेरे ख्याल से देखे जा रहे हैं, और उसी बात को भी ध्यान में रखते हुए उम्मिया ने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह भी दी होगी। स्कीम से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। कविता, मैं सहमत हूँ आपकी पूरी बात से। उम्मिया, देखिए, आपने जो कहा कि कुछ ऊपर नीचे, तो ऐसा सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ये बात सही है कि जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ये एक रूटीन प्रक्रिया है। बहुत सारे फंड हाउसेस को इस तरह से कई बार पूछा जाता है कई बातों के बारे में, लेकिन जब तक किसी तरह का कोई कंक्लूजन ना आया हो तो उस पर कुछ भी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन इसलिए नहीं कि आपने कुछ सुना है इसलिए आप निकल जाइए, लेकिन ये बात है कि आप नई निवेशक लग रही हैं मुझे, और सिर्फ आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है। शुरुआत में आपको लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड से आप बिल्कुल निकल सकती हैं। उसके बजाय आप क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप फंड ले लें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, या फिर किसी और फंड हाउस की बात करें तो आप मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकती हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कीजिए, शुरुआत में बेहतर रहेगा आपके लिए। और स्मॉल कैप फंड में क्योंकि जो निवेश होता है वो छोटी कंपनीज में होता है, तो यहां पर उतार चढ़ाव का जोखिम ज्यादा रहता है। और इस वक्त पर विशेष तौर पर जब हमने देखा है कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं, तो वैसे भी सही समय नहीं है स्मॉल कैप में निवेश की शुरुआत करने के लिए। तो उस लिहाज से मेरी राय है कि आप क्वांट का फ्लेक्सी कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड लें, उसमें एसआईपी करें।
ऑलराइट, चलिए उम्मीद आपको क्लैरिटी मिल गई है। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका हमेशा देखती हूँ शो, काफ़ी हेल्पफुल है। आपका शो देख के ही मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा शो लगातार देखने के लिए, और अच्छा लगता है कि आप जैसे दर्शक हमें फॉलो करते हैं, कुछ सीखते हैं, निवेश पोर्टफोलियो की ओर, अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शो का हम आखिरी सवाल लेंगे, और उसके बाद जो है हमारे प्रिंस का सवाल मैं लेती हूँ। प्रिंस हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है शायद। विश्वजीत जी, आपके पास है प्रिंस का सवाल, और ये जो हैं 2017 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। प्रिंस मेरे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रिंस, क्या हाल चाल? नमस्कार मैम, बढ़िया। थैंक यू, अपना सवाल हमें भेजा। 2017 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यस मैम, मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ, और मैं म्यूचुअल फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। स्टॉक वगैरह में नहीं करता। और मैं म्यूचुअल फंड में मैंने जो मेरी सिप्स की डिटेल है मैंने आपके ऑलरेडी शेयर की हुई है, 30,000 पर मंथ। उसमें लार्ज कैप मिराई एसेट का लार्ज कैप 5,000, इंडेक्स फंड नावी निफ्टी 50 3,000, HDFC मिड कैप 5,000, निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000, and Prague Barrack Flexi Cap 8,000, and SBI mid and small, SBI large and mid 3,000, 4,000, तो टोटल 30,000 पर मंथ हो जाता है मैम। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो मैम ये है कि मेरा जो मिराई एसेट है जो लार्ज कैप है, इन कंपैरिजन विद अदर लार्ज कैप फंड्स, इट इज डूइंग वेल फॉर लास्ट 1.5 years। एंड सेकंड इज अगर मुझे 6,000 की SIP स्टेप अप करनी हो, और तो कौन सा मेरे को फंड में स्टेप अप करना चाहिए, बिकॉज अभी स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है अभी। और तीसरा मेरी फंड सिलेक्शन और ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज लेट मी नो। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना सवाल भी समझाया, और जिस तरह से आपने समझाया मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बाजार को भी समझते हैं। बताइए विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? प्रिंस, जैसा आपने बोला कि आप शो देखते हैं और अपने फंड्स का चुनाव किया, तो मैं यही कहूंगा कि आपने काफी अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है, और आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द कैटेगरीज और डिफरेंट AMCs में आपने निवेश किया हुआ है, तो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो आप बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। जहां तक आपने जो सवाल पूछा मेरा ही एसेट लार्ज कैप का, जी हाँ बिल्कुल, अगर कंपेयर करें कुछ समय से परफॉर्मेंस मेरे ही एसेट की लार्ज कैप की अगर बाकी फंड्स पीयर्स के कंपैरिजन में तो थोड़ी सी कम है। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में या फिर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं, तो वहां पे आपको अच्छी रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो आपने पूछा कि आप स्टेप अप करना चाहते हैं, तो आपने खुद ही बताया कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अभी आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप फंड्स, जैसा मैंने आपको बताया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इन्हीं में अपनी SIPs का भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यूएशंस फेवरेबल है, तो इधर ही इंक्रीज करें। और जो आपने 36,000 की SIP कर रखी है, तो अगर हम इसको 12% का CAGR लेके चलें तो 15 वर्ष में ये करीब करीब 1,81,00,000 रुपए बन जाते हैं। और 30 लाख रुपए का आपका एक लमसम पोर्टफोलियो है जो अभी वैल्यूएशन है, वो भी अगर हम 15 साल तक निवेशित रहते हैं तो 1,64,00,000 रुपए बन जाते हैं 12% के CAGR के हिसाब से। तो काफी अच्छा कॉर्पस आप जनरेट कर पाएंगे। निवेशित रहें, समय समय पर अपना पोर्टफोलियो अवश्य रिव्यू जरूर करें। ऑलराइट प्रिंस, क्या आपको सलाह समझ में आई है? मैम यस, काफी अच्छी सलाह दी है, तो इस पे मैं जरूर काम करूंगा। और मैंने इसके अलावा मैम, हेलो जी, इसके अलावा मैंने टर्म इंश्योरेंस 1CR का लिया हुआ है फॉर प्रोटेक्शन, और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है अदर देन दिस इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया प्रिंस, मेरे ख्याल से कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर आप निकल चुके हैं। जी प्रिंस। तो जो मेरा स्मॉल कैप है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए लोग, कुछ और प्रॉफिट बुक करके इसको लार्ज में डाल देना चाहिए। कुछ बोलते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो मुझे टैक्सेशन फिर टैक्स भी देना पड़ेगा, जो क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और तो एक ओपिनियन ये भी है कि कुछ विड्रॉ ना करके इसको कंटिन्यू करते रहो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट। तो आपको पैसों की जरूरत है? नो मैम। और आप जब भी फंड में से निकलें, अभी निकलें या 15 साल के बाद निकलें, आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा उस वक्त की जो टैक्स प्रणाली होगी उसके बेसिस पर।
विश्वजीत जी, प्रॉफिट थोड़ा सा क्या बुक करना चाहिए, क्योंकि ये तो लंबी अवधि के निवेशक हैं, बताइए। जी देखिए प्रिंस, आपने पूरा पोर्टफोलियो आपने बताया कि आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है, टर्म प्लान और मेडिक्लेम, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही जब होती है जब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा हो। और कविता जी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि क्या आपको जरूरत है पैसे की। अगर जरूरत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप है, और ऐसे वॉलेटिलिटी में आपको एसआईपी में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और आप 20 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। दोनों ही फंड्स आपके काफी अच्छे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न भी रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप बने रहें, क्योंकि 20 साल में ये स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छी रिटर्न्स बनेगी। ऑल द बेस्ट प्रिंस। और इसी के साथ पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन भी किया है। हमें एक ब्रेक लेना होगा इस वक्त, और ब्रेक के बाद हम कंजम्पशन थीम पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि बाजार में आउट परफॉर्म करती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन